हेलो बच्चों, हाय। आप सब कैसे हो? मेरी आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेडिमाइन की टीम की तरफ से। जो मेडिमाइन की तरफ से हमारी धुरंधर सीरीज स्टार्ट हुई है, तो उसमें हम आपको आज जो 12th क्लास का बोर्ड लेवल का जो पेपर पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे हम। सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका, वो केमिकल काइनेटिक्स होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम जो बोर्ड लेवल का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपना वर्क करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप सभी इस जो वीडियो का है पूरा आनंद उठाए और बोर्ड की तैयारी अपनी बहुत ही अच्छे से करें। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। देखिए, इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, मैंने बताया कि सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। इसके बाद में फैक्टर फैक्टर factor affecting factor affecting the rate of reaction। इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो ये जो तीन चीज है हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको डिफाइन करते हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, तीन टाइप की आपकी रिएक्शन होती है। एक तो स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। इसके बाद में आपकी होगी फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन। और थर्ड होगी आपकी मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपका स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन हो ही क्यों रही है, तो यही हमें केमिकल काइनेटिक्स में बताएंगे हम। ठीक है, स्लो रिएक्शन आपकी जो जिनका जो रेट होगा वो बहुत कम होगा। मतलब ये डे में भी कंप्लीट हो सकती है, मंथ में भी कंप्लीट हो सकती है और ईयर में भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, मतलब इनका जो रेट होगा, रेट मतलब जो इनकी चलने की दर होगी, वो क्या होगी, वो बहुत कम होगी। ऐसे ही जो फास्ट रिएक्शन होगी, ये पलक झपकते ही सार आपकी एकदम रिएक्शन हो जाएगी। मतलब इनका रेट आप मान के चलो कि 10⁻⁻14 टू 10⁻17 तक हो सकता है। मतलब इतने कम सेकंड में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का जो रेट होगा इन दोनों के बीच का होगा। स्लो रिएक्शन और आपके फास्ट रिएक्शन के जो बीच का जो रेट होगा वो आपकी मॉडरेट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद जो मॉडरेट रिएक्शन होगी, देखो इनके इसके भी रेट का पता है हमें, इसके भी रेट का पता है। बट हमें जो मॉडरेट रिएक्शन होगी, जो बीच की रिएक्शन होगी, उनके रेट का हमें पता नहीं रहता है। तो जितना भी डिस्कस होगा वो मॉडरेट रिएक्शन के ऊपर ही होगा। जो आपका हम डिस्कस करेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन के ऊपर ही करेंगे। ठीक है ना बेटा, आपकी बात समझ में आ गई। तो ये था, तो तीन रिएक्शन है। अब हमें यही मतलब ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है, ये रिएक्शन मॉडरेट है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ा। भाई केमिकल काइनेटिक्स पता भी तो होना चाहिए ना कि क्यों क्यों हमने क्यों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा। तो चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक मैं लूंगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन लूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन, तो यही पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए, आपका जो सपोज दैट कोई रिएक्शन है, ये R2P, ठीक है ना बेटा, ये है आपका R2P। तो इसमें आप जो रिएक्शन होगी,
रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट भी चेंज होगा और रिएक्टेंट भी चेंज होगा। तो इसमें हो जाएगा चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब समय के साथ में हमारे जो रिएक्शन का जो हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, देखिए मतलब ये आपका डी आर अपॉन डी टी, ये माइनस का होगा क्योंकि हमारी समय के साथ में जो आपका कंसंट्रेशन आ रहा है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी पी ये आ जाएगा आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें हमने माइनस लगाया, इसमें कुछ नहीं लगाया, मतलब प्लस का है ये। तो ये क्या है आपकी, इसका मतलब है कि हमारी समय के साथ में जो कंसंट्रेशन है वो घटती जा रही है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कोई भी रिएक्शन लेते हैं हम, सबसे पहले देख लीजिए आप, रिएक्शन ली मैंने, सपोज दैट मैं थोड़ा रबड़ को बड़ा करता हूं, ये ली मैंने रिएक्शन कोई भी, तो मैं इनका दोनों का आपको एवरेज रेट भी दिखाऊंगा निकाल के और आपका इंस्टेंटेनियस रेट भी दिखाऊंगा। तो देखिए सपोज दैट यही रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन ली आर से क्या हमारा पी। तो इसमें देखिए सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा आपका, जब हम एवरेज में निकालते हैं कोई चीज, जैसे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एट एवरेज टाइम, मतलब किसी एवरेज टाइम पे हमारी रिएक्शन के रेट का पता चलना। देन इसके बाद में प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर मैंने निकाला तो ये क्या हो जाएगा आपका dp अपॉन dt। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। देन इसके बाद में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आपका आप एक फिक्स टाइम पे हमारे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज देख सकते हैं। क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसमें हम चेंज देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, एक फिक्स टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है ना, जैसे आपका डी आर अपॉन डी टी, ये माइनस का, ऐसे ही इसमें डी पी अपॉन डी टी। तो इसमें देखिए जैसे आपका एक फिक्स टाइम पे हमने अपनी कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एट इंस्टेंट टाइम, ठीक है ना, आर नोन एज एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये दो दो हो गए आपके, ठीक है ना। अब देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर, सपोज दैट हमने कंसंट्रेशन का फैक्ट लिया, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन,
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही हमने, इसके बाद में सेकंड आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा? आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस ये इंक्रीज किया तो हमारा जो रेट होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा वो 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब वो 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये टेम्परेचर का फैक्ट है। इसके बाद में इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया में क्या होगा? जैसे जैसे हम अपना सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाएंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी रिएक्शन का रेट जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप लेते हो चीनी, लेते हो चीनी का आपने पाउडर बना दिया, तो बनाने के बाद में हमने वाटर में डाल दिया तो जो वो जल्दी से जल्दी सोल्यूबल हो जाएगी क्योंकि उसका सरफेस बढ़ गया है। ठीक है ना? इसके बाद में ये हो गया इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। देन मैं फोर्थ लेता हूं, फोर्थ हो जाएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर आपने कैटलिस्ट लिया तो जो आपकी रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा एकदम। ठीक है ना? तो जैसे ही रिएक्शन का रेट, मतलब रिएक्शन जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वैसे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है ना? कुछ जो कैटलिस्ट होंगे आपकी रिएक्शन के रेट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है ना? पर जो जनरली रूप से होगा, अगर हम कैटलिस्ट का फैक्ट डालते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारी जो रिएक्शन का रेट है, जो हमारी रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है? तो ये बच्चों आपके फैक्टर्स हो गए। देन इसके एक फैक्टर्स और ले लूं, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में जितनी ज्यादा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, क्या, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही आपका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। ठीक है ना? मतलब अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ये थे इसके फैक्ट, जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप इन्हें अच्छे से कर लेना। जो है इनसे ही आपका जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। देन इसके बाद में रेट लो। रेट लो क्या होता है? सबसे पहले रेट लो पता होना चाहिए, रेट लो। ठीक है? जो आपका रेट लो होगा वो जो आपका रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? मतलब जैसे आपकी कोई रिएक्शन है, ये R से P, ये कोई रिएक्शन हुई, तो हमने डाला रेट लो, तो रेट लो क्या हो जाएगा? रेट लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आपके R की कंसंट्रेशन के। ठीक है ना? ये किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो रेट लो, रेट लो इक्वल टू हो जाएगा के आर। तो ये होगा आपका। ठीक है? तो इसके बाद में आप अगर इसे रेट लो निकालेंगे, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका? के आर के। ठीक है ना? तो ये आपका रेट लो हो जाएगा। इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये आपका रेट लो है। रेट लो आपकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी उसके क्या होगा? आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट लो। तो इसमें ही आपका आता है सेकंड, सेकंड आता है आपका जो हम लेते हैं सबसे पहले जो जो टर्म है हमारी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा आपका? आपकी जो रिएक्टेंट होगा,
रिएक्टेंट की जो पावर होगी और जो उसका सम होगा उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सपोज दैट आपकी कोई रिएक्शन है, ये मैंने कोई रिएक्शन ली ए से बी और ये आपका हो गया सी। तो अगर मैं इसे इसका ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और इसके बाद में बी, ए की पावर एक्स ले लो और ये ए की पावर वाई ले लो, ठीक है ना। तो ये किसके, जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो आपकी पावर होगा, जो पावर का सम होगा वो क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आपका ये ए की पावर एक्स और मैंने बी की पावर वाई लिया, तो हमारा ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई। तो मतलब जो पावर का सम होगा वो ऑर्डर होगा। अगर हम a के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा x। अगर a के रेस्पेक्ट में हमने निकाला, a के रेस्पेक्ट में निकाला, जैसे आपने लिया a की पावर x के रेस्पेक्ट में निकाला तो उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका x। अगर b के रेस्पेक्ट में निकाला b की पावर y तो उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका y। तो ये बेटा ऑर्डर होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट आर नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मोलिकुलरिटी में जितने भी मॉलिक्यूल भाग लेंगे हमारी रिएक्शन में, सपोज दैट आपने तीन मॉलिक्यूल तक हमारी डिफाइन है मोलिकुलरिटी। जैसे आपने लिया ए प्लस बी और इक्वल टू में सी, तो इसमें दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, जो इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी, मोलिकुलरिटी जो इसकी होगी आपकी, इसकी मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगी। तो ये मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, मोलिकुलरिटी और आपका ऑर्डर, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर। तो सबसे पहले जो मोलिकुलरिटी होगी वो जो है आपका 1 2 3 4 हो सकती है। जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये आपका थ्योरेटिकली होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो इसके जो मेन डिफरेंस है आपके ये है, ठीक है ना। मतलब ये आपका एक्सपेरिमेंट डिफाइन होगा, एक्सपेरिमेंट से हम इसे करेंगे। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी ऑर्डर निकल आएगा तो वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले जीरो ऑर्डर से करता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सपोज दैट ये रिएक्शन है आपकी कोई R2 R से P गया, ठीक है ना। तो R से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें क्या होगा, आपकी जीरो जो कंसंट्रेशन होगी, मतलब जो उसका रेट होगा, रेट आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब उसकी जीरो कंसंट्रेशन भी हुई, मतलब जीरो कंसंट्रेशन तो होगी तो फिर तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। मतलब अगर उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हुई तो उसका जो रेट होगा वो सेम होगा उसका। मतलब उसका उसके चाहे आप उसकी कंसंट्रेशन आप कितनी भी ले लो, चाहे आप 2 मोल ले लो, 4 मोल ले लो, 10 मोल ले लो, 20 मोल ले लो, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेम होगा। तो उसे ही जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिसका जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए हमें एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन देखते हैं एक बार। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए इसके सबसे पहले, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये माइनस का, तो इक्वल टू में आ जाएगा आपका या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, ठीक है। तो ऐसे ही हम लिखा देंगे डी आर अपॉन डी टी,
थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूं तो इसमें थोड़ा आप देख लेना है ना अच्छे से। तो dt ये माइनस का हो गया, ऐसे ही आपका माइनस के आर ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ये हम के आर, तो इसकी कंसंट्रेशन 0 है, तो जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तो हम वैल्यू हटा देंगे, ठीक है ना, मतलब इसे हटा देंगे क्योंकि ये है ही नहीं, मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमारी जो है रेट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो डी आर ये हो जाएगा डी आर डी आर अपॉन डी टी, ये आपकी कंसंट्रेशन होती है, क्या होती है कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन। तो इक्वल टू में के हो जाएगा, तो हम इसे इधर पहुंचा देंगे, इसे इधर ले आएंगे, डी आर इक्वल टू के डी टी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, तो अब इसे लेते हैं हम, अब इसका हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए बेटा सब। देखिए मैं बोर्ड को थोड़ा छोटा करता हूँ, इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका डी आर का इंटीग्रेशन करा मैंने, इसके बाद में ऐसे ही इसमें कर दिया के डी टी, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा आर इक्वल टू के टी प्लस सी। तो जो आपका ये होगा, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। इफ आर इक्वल टू आर नॉट और टी इक्वल टू 0, तो आप इसमें रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आर, आर की जगह क्या है आर नॉट, इक्वल टू में क्या आएगा आपका टी 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू में सी में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जो ये इसी की वैल्यू है आपकी इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आर इक्वल टू के टी, और ये हो जाएगा आपका माइनस आर नॉट, तो ये इस साइड में ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका आर नॉट माइनस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका के टी, ये हो गया। अब इसे ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा आपका के इक्वल टू आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है ना। ये आपका जो कंसंट्रेशन है, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसके बाद में ये फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं इसमें हाफ ऑर्डर के लिए निकालूं अपना फॉर्मूला, देखिए अगर मैं इसमें हाफ ऑर्डर के लिए निकालता हूं अपना फॉर्मूला, तो देखिए हाफ ऑर्डर के लिए भी देख लीजिए आप एक बार, ये कई बार आया हुआ है, जीरो ऑर्डर का जो आपका बोर्ड में है ये कई बार आया हुआ है बेटा, तो इसलिए अच्छे से देख लेना इसे। ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर नोट माइनस आर अपॉन टी, तो इसमें r इक्वल टू ले लीजिए, देखो आपकी जो रिएक्शन थे तो ये हाफ हो गया, मतलब कुछ टाइम बाद, मतलब आधे समय बाद ये हमारा जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आधी हो गई, तो r इक्वल टू आर नॉट बाई टू, ठीक है ना बेटा। तो देख लीजिए आप इसमें क्या आ जाएगा k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू, आर नॉट बाई टू, ठीक है ना, ये इसमें रख दिया मैंने। तो इसमें देखो ये आधा है ये पूरा है, तो कितना बच जाएगा आपका, देखिए
के इक्वल टू, आप इसके बीच में एलसीएम ले लीजिए अपॉन में टी, या एलसीएम लेकर निकाल लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आर नोट बाई टू, आर नोट बाई टू अपॉन में क्या आएगा टी, इसके जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में वन वन लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका के इक्वल टू, के इक्वल टू हो जाएगा आर नोट अपॉन टू टी। तो ये आपका हाफ ऑर्डर के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसे टी हाफ भी लिख सकते हैं, इसे टी हाफ लिखते हैं हम बेटा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, इसे हम टी हाफ लेते हैं, ठीक है ना, जब ये आप हाफ ऑर्डर के लिए निकालते हो। तो इसमें जो आपका, मैं एक बार इसे जो है अच्छे से दिखा दूं, तो आपका जो दूसरे उसका होगा के इक्वल टू आर नोट बाई टी हाफ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर मैं के रेस्पेक्ट में भी निकालूं, सपोज दैट इसके अपोन में वन मान लिया, तो टी हाफ इक्वल टू भी निकालूं, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, टी हाफ इंटू में के इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, आर नोट। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई कुछ, शायद दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसे ये दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं, ये देखिए आप, देखिए तो देखिए आप, ये मैंने बताया था आपको कि अगर मैं इसके हाफ में भी ले लूं, ये है, आप मैं बता रहा हूं आपको, के इक्वल टू क्या है आपका, के इक्वल टू आर नोट अपॉन टू टी हाफ। अगर मैं टी हाफ इक्वल टू भी निकालूं तो इसके अपॉन में वन मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, टू इंटू टी हाफ इंटू में के इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर नॉट। ठीक है ना बेटा, ये बात समझ में आई। अब देखो इसमें के, ये टी हाफ इक्वल टू निकाल दूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, टी हाफ, ये आपका टी हाफ आ गया, ये टी हाफ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई टू के। तो ये भी आपका फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है ना, ये टी हाफ के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका इंपोर्टेंट है बेटा, इसे अच्छे से कर लेना सभी। ये जीरो ऑर्डर का जो डेरिवेशन था आपका मैंने बता दिया। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर का डिस्कस करता हूं आपके सामने। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि जो आप चाहे आप दो रिएक्टेंट ले लो चाहे तीन रिएक्टेंट ले लो, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, जो रेट होगा, रेट बस एक पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो जैसे आपने ये लिया, जैसे आपने ये लिया आर से पी, सपोज दैट मैंने यही मान ली कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका डेरिवेशन मिलेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या, ओनली वन प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, ओनली वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, सॉरी प्रोडक्ट पे नहीं, आपका वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जो रिएक्शन का रेट है किस पे डिपेंड करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन, जो जिसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा, मतलब जो रेट होगा, चाहे उसमें आपका दो प्रोडक्ट ले रहे हो, तीन प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट ले रहे हो, चाहे तीन रिएक्टेंट ले रहे हो, चाहे चार रिएक्टेंट ले रहे हो, तो जो उसका रेट होगा सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले रेट निकालिए इसका ही, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, बस उसमें थोड़ा अलग है, dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, के आर के, ये हो गया आपका के आर, इसमें भी आप ब्रैकेट में ले सकते हो इसे, ये कंसंट्रेशन है आपकी। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका, तो मैं इसे इधर ले आऊं उसे ले आऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ये आ जाएगा डी आर अपॉन आर। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें के डी टी। ठीक है,
के डी टी। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन बिटवीन बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखिए बेटा, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका, माइनस डी आर अपॉन आर, इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ऐसे इसमें के डी टी, इसे भी इंटीग्रेट कर दिया। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा आपका, log r इक्वल टू के टी प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन में आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ये के टी है बेटा, कभी से कुछ और सोचो तुम, ये आपका के टी है, ये के टी प्लस सी, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं। तो ये होगा आपका log r इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या है, के टी प्लस सी। तो इसमें t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू हो जाएगा r नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका log r नॉट, ये क्या आ जाएगा log r नॉट इक्वल टू में c। तो ये c के इक्वल हो गया, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू जो है आप इक्वेशन फर्स्ट में कर दिए, रख दीजिए, रखिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए माइनस log r, इसके बाद में क्या आएगा t, t 0 हो जाएगा के टी आ गया। इसके बाद में c की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस log r नॉट, ये हो जाएगा माइनस log r नॉट। ठीक है, तो अब मैं इसे इस साइड में ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका log r नॉट माइनस क्या होता है log r इक्वल टू के टी। ठीक है ना, इसके नीचे एक छोटा सा ई भी होता है, उसे log बेस ई बोलते हैं। ठीक है ना, उसकी मैं वैल्यू जब रखूंगा तो उसमें देख लेना आप। ठीक है ना, तो जब ये माइनस में होता है तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपका एक दूसरे का, तो log r नॉट अपॉन r इक्वल टू के टी। ठीक है ना बेटा, तो इसमें आ जाएगा आपका, ये देखिए ये हो गया भाई। तो अब इसे मैं इस साइड में रब कर देता हूं, देखिए इस साइड का मैं रब कर देता हूं आपको। तो ये हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ है आपका log r नोट अपॉन r इक्वल टू में क्या आ जाएगा के टी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा आपका, अब मैं इसे अगर टी में ले जाऊं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log, ये मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं k इक्वल टू, ये आ जाएगा k इक्वल टू 1 अपॉन टी log r नोट अपॉन r। ठीक है ना बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबके। तो इसमें देखिए जो log बेस e है तो उसकी वैल्यू मैं रख दूंगा log बेस e की, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, और ऐसे ही आ जाएगा log r नोट अपॉन r। तो ये आ गया। अगर मैं इस रिएक्शन के भी लिए आपका हाफ ऑर्डर निकालूं, मतलब हाफ ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ के लिए इसका फॉर्मूला निकालूं, तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, उसका भी दिखाता हूं मैं बेटा अभी आपको सभी को। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं, तो ये है आपका सबसे पहले, ये है आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log r अपॉन r, r नोट अपॉन r। तो r इफ r इक्वल टू क्या हो जाए आपका, r इक्वल टू क्या हो जाए r नोट बाई 2। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं मैं इसकी वैल्यू, मतलब इसका क्या मतलब है,
कि आधे टाइम में आपका जो रिएक्टेंट है वो आधा हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये आ जाएगा log R0 अपॉन R0 बाई 2, ये हो गया। देखिए जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है उसके अपोन में हम 1 मान लेते हैं, तो इसके अपोन में 1 मान लिया मैंने, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे कर दीजिएगा आप। तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303, इसे मैं टी हाफ ले लूंगा, ठीक है ना। जब मैं जो आपके टी हाफ के लिए मतलब अर्ध कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालूंगा तो उसके लिए मेरा टी हाफ हो जाएगा ये, तो टी हाफ तो क्या आएगा आपका log, ये ऊपर जाएगा 2r, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, और ये 2r0 अपॉन r, क्या आएगा r0 अपॉन, तो ये हो गया। तो इसके बाद में आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, इसमें क्या आएगा आपका log 2, क्या आएगा log 2, तो log 2 की वैल्यू रख देंगे हम, log 2 इक्वल टू आता है 2.303 अपॉन 3 टी हाफ, और इनटू में क्या आ जाएगा 0.3010, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, इसे जब कैलकुलेट करके हम लिखेंगे तो ये आपकी टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी जो भी होगा, तो इसमें आएगा के इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका के इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करना 693 अपॉन टी हाफ, ये आ जाएगा आपका। एक बार इसे कैलकुलेट करके देख लेना तो ये आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये टी हाफ के लिए हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका ये टी हाफ के लिए हो गया। चलिए अब देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या होती है आपकी आर्हेनियस इक्वेशन, जो आपके रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन बताएगी वो आपकी आर्हेनियस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन तो क्या किस किस के बीच में, रेट कांस्टेंट और आपका किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन बताएगी वो क्या होगी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन होगी। तो इसमें आ जाएगा k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो ये आर्हेनियस रिलेशन है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं दोनों साइड में क्या ले लेता हूँ, log ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, तो log ले लीजिए दोनों साइड में, log k इक्वल टू log a और इसके बाद में आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है ना। जब मैं ये लूंगा तो log बेस ई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये log की फॉर्म में आ गया। अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे मैं इसी का फॉर्मूला निकालूं तो डिफरेंट टेम्परेचर पे देख लीजिए, डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे निकालूंगा मैं इसका फॉर्मूला, तो इसमें देख लीजिए log एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा आपका, तो आपका कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, log k1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, ठीक है। इसके बाद में ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड, log k2 इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, क्या आ जाएगा आपका, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसे, थोड़ा ये यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसे। ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, log k2 इक्वल टू क्या आएगा आपका, log a माइनस ई ए अपॉन आर टी वन,
ठीक है ना बेटा, RT1 T1 T2, ठीक है ना, दो टेम्परेचर हो गए ना, तो इसमें क्या आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट ये कर दीजिए आप, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना बेटा। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करिए, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका लॉग, ये देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगा लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू में क्या होगा आपका, देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये आ जाएगा लॉग A माइनस E A/R T2, और इसके बाद में क्या आएगा माइनस लॉग EA/RT1। तो ये हो गया, तो लॉग से लॉग कट जाएगा, मैं इसे थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे आपको सही क्लियर रहे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार, मैं यहाँ पूरा ले रहा हूँ इसे, तो आप यहाँ से अच्छे से इसे ड्राइव कर लेना और अच्छे से इसे आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बोर्ड में, ठीक है ना, जो मैंने ये करा रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, लॉग लॉग क्या है आपका, लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू में क्या होगा आपका log A माइनस EA/R T2, ऐसे ही इसमें ले लेता हूं मैं माइनस log माइनस EA/RT1, ठीक है बेटा। तो देखिए ये इस log से log काट दिया मैंने, ठीक है ना। तो जब ये आपका होगा, तो log जब होगा, ये जब माइनस में होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं log K2/K1, log बेस E है, इसकी वैल्यू मैंने अभी रखी नहीं है, वो बाद में रखूंगा मैं बेटा, तो ध्यान रखिए। तो ये क्या है आपका, ये मैंने माइनस कॉमन लिया था, ठीक है ना इसमें, तो इसकी माइनस की मैं वैल्यू इस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए अब आप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी EA/R T2 और प्लस EA/R T1, ठीक है ना बेटा जी। अब देखिए इसमें से मैं EA/R कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए आप देख लीजिए आप, log K2/K1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, मैं इसे साइड में ले लूं और इसे साइड में पहुंचा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने ऐसे लिख लिया, देखिए EA/RT1, ठीक है बच्चों। इसके बाद में मैं इसे लिख दिया EA/RT2, ये लिख दिया मैंने। तो अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा आपका log K2/K1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा EA/R 1 अपॉन क्या आ जाएगा T1 और माइनस 1/T2, ये हो गया। अब इसी के उसमें मैं और ले लेता हूं, log K2/K1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा EA/R, ये आ जाएगा आपका T2 T1, मैं वो ले लेता हूँ एल्शियम, T1 और T2 एल्शियम लिया मैंने, और ये आ जाएगा T2, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ये T2 है बेटा जी, कभी से कुछ और सोचो आप। तो ये हुआ। अब जो log बेस E है, इसकी वैल्यू मैं रख दूं, तो अगर मैंने रख दिया 2.303, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसे डिवाइड में पहुंचा सकता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। अगर log बेस E की वैल्यू लूं मैं 2.303 log K2/K1 इक्वल टू में क्या होगा आपका, ये इक्वल टू है EA/R, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन में क्या आ जाएगा T1 T2, ये हो गया। अब देखिए मैं इसे डिवाइड में पहुंचा दूं, log K2/K1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका EA/R, क्या आ जाएगा
2.303, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, तो हो जाएगा 2.303 और ये क्या आ जाएगा आपका T2 माइनस T1 अपॉन में T1 और T2। ये आपका जो मेन डेरिवेशन है ये आ जाएगा आपका RNS। ठीक है बेटा जी, देखो मैंने जो इसमें कराया है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो हर साल लगभग यही से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यूनिट के हिसाब से भी थोड़ा है, यूनिट भी देख लीजिए, यूनिट कैसे निकालते हैं। अगर हम कोई भी रिएक्शन है उसकी यूनिट निकाल रहे हैं तो उसमें यूनिट का भी बता रहा हूँ। पहले ये आरइनियस का हो गया, आरइनियस का डेरिवेशन हो गया। अब देखिए किसी भी रिएक्शन की है यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट सपोज दैट ये रिएक्शन है कोई R2P, इसकी यूनिट निकालनी है। तो ये हमने लिया, सबसे पहले क्या लेंगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका dR अपॉन dt। तो इसमें क्या होगा आपका, मैं इसे मोल पर लीटर में लूंगा, मोल पर लीटर, और ये किस में आ जाएगा सेकंड में। इस जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका इसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है ना बेटा, तो ये इसकी यूनिट हो गई। ऐसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की भी यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की, सपोज दैट ये रिएक्शन है कोई, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर, इसकी जीरो ऑर्डर की यूनिट देख लीजिए एक बार, फिर फर्स्ट की भी दिखाऊंगा। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो सपोज दैट ये रिएक्शन है कोई R से P जीरो ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, तो वही मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा आपका dR अपॉन dt। ठीक है ना, तो इसमें तो आपको बताया मैंने, ये किस में लेंगे हम मोल पर लीटर में। ठीक है ना, मोल पर लीटर में, और इसमें किस में लेंगे हम, ये सेकंड में लेंगे। तो dR अपॉन dt इक्वल टू में क्या आ जाएगा KR। ठीक है ना, तो इसकी पावर तो कुछ नहीं है, इसकी पावर तो जीरो है, तो इसे तो नहीं लेंगे, तो इसमें ले लेंगे ऐसे, देख लो ये हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या होगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए तो ये क्या आएगा आपका dR इक्वल टू क्या आ जाएगा K dt। ठीक है ना, तो ये समय को सेकंड में लूंगा, ये मोल पर लीटर में आ जाएगा, तो देख लीजिए आप, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस dR अपॉन dt। तो ये क्या होगा आपका मोल पर लीटर। ऐसे ही इसमें आपका ये सेकंड में, तो यहाँ पे कर लीजिए से, तो मोल अपॉन लीटर, इसमें क्या है सेकंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस अपना, ये क्या आ जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स, देखो ये ऊपर चला जाएगा लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ऐसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर की भी निकाल सकते हो, सपोज दैट आप फर्स्ट ऑर्डर की भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, सपोज दैट ये रिएक्शन है कोई आपकी P, ठीक है ना R2P। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए इसका, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आपका dR अपॉन dt। ठीक है ना, और K R की पावर 1, तो 1 हो जाएगा, तो देख लो इसे भी। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो ये ले लीजिए, तो ये भी मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर, और ये सेकंड में। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा K, ये किस में आएगा मोल पर लीटर में, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में इसके अपॉन में 1 मानो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा
ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या होता है, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, क्या, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। इक्वल टू में क्या आएगा आपका, के मोल, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। तो अब के इक्वल टू निकाल दीजिए, आपकी यूनिट निकल के आ जाएगी। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन में क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो मोल से मोल खत्म, लीटर से लीटर खत्म, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। बेटा सब यहाँ तक जो आपका चैप्टर था ये लगभग आपका अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो गया। अगर किसी को और भी कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट्स करना, कमेंट्स करके जो भी आपको पढ़ना है या जिस चीज के भी बारे में डिस्कस करना है, इस चैप्टर के बारे में वैसे और भी है, पर ये है कि जो बोर्ड से रिलेटेड है, जो बोर्ड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें और भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है ना। और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार मुझे कमेंट्स जरूर करना। मैं आपका जो प्रॉब्लम होगी उसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू बेटा। आप सभी का जो है बोर्ड के लिए प्रिपेयर करिए अपने आप को और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना बेटा। तो थैंक यू बेटा।